ये कहानी है बबलू और डब्लू की। दोनों पक्के दोस्त थे क्योंकि दोनों ही टॉपर थे। बबलू और डब्लू दोनों एक ही स्कूल में थे, एक ही कोचिंग और सेम ही टीचर से ऑनलाइन भी पढ़ते थे। दोनों एग्जाम देके आते हैं। एग्जाम के बाद जब रिजल्ट का दिन आया तो सब कोई हैरान हो गया। बबलू के 95% मार्क्स आए और वो फिर से टॉपर बन गया। वहीं डब्लू के सिर्फ 85% मार्क्स आए और वो नीचे गिर गया। लेकिन भैया ऐसा क्यों हुआ? पढ़ते तो दोनों सेम ही तरीके से थे ना। हाँ यारा, पढ़ते तो वो सेम तरीके से थे, लेकिन एग्जाम में वो सेम तरीके से लिख के नहीं आए थे। बबलू को एग्जाम में आंसर लिखने का सही तरीका आता था, लेकिन डब्लू उसको एग्जाम में कैसे लिखना है पता ही नहीं था। डब्लू तो वैसे ही लिख के आया था जैसे वो बचपन में लिख कर आया करता था, जिसकी वजह से डब्लू के 10 मार्क्स फ्री में ही उड़ गए। चलो इस वीडियो में जानते हैं कि टॉपर बबलू के वो 5 एग्जाम आंसर राइटिंग हैक्स जिससे उसने अपने एग्जाम में 95% मार्क्स स्कोर किए थे। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, इस वीडियो को हल्के में मत लेना। एग्जाम में आंसर राइटिंग के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, लेकिन मुझे पर्सनली कोई भी वीडियो समझ नहीं आई। सब में आधी अधूरी बातें बताई गई थी और कुछ भी काम का था ही नहीं। एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे थे, टोटली टाइम वेस्ट। लेकिन मैंने इस वीडियो में ए से लेकर जेड तक सारी चीजें कवर कर दी हैं, ताकि तुम्हें एग्जाम में आंसर राइटिंग से रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। पहले हम प्रॉब्लम समझेंगे, फिर 5 एग्जाम राइटिंग हैक्स, उसके बाद कॉमन मिस्टेक और एग्जाम हॉल हैक्स देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर पॉइंट को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि टॉपर बबलू की आंसर सीट से प्रैक्टिकली समझेंगे। बट इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, इसकी बिल्कुल मत करना। यारा, मैंने इस वीडियो के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिसर्च की है, बहुत ही मेहनत की है, इसलिए इसको पूरा देखोगे तभी तुम्हें कुछ फायदा हो पाएगा और मेरी मेहनत तुम्हारे किसी काम आ पाएगी। सो प्लीज वॉच टिल एंड। तुम बस कमेंट कर दो फ्रॉम नाउ नो मिस्टेक्स इन एग्जाम्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यारा, अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए सबसे पहले तो भैया हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है राइटिंग स्लो है, यानी हम बहुत ही स्लो लिखते हैं। हमारा पेन तो चलता ही नहीं है, लगता है हम ट्रैक्टर खींच रहे हो। आपकी सेकंड प्रॉब्लम है कि भैया हम तो आंसर को फ्रेम कर ही नहीं पाते। आंसर लिखने के बाद याद आता है कि यार मुझे तो उस पॉइंट से स्टार्ट करना था और मैंने ये क्या कर दिया। यारा, स्टूडेंट्स की थर्ड बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भैया मार्क्स उड़ जाते हैं। हम तो सब कुछ लिख करके आते हैं, लेकिन पता नहीं एग्जामिनर के दिमाग में क्या आता है कि वो मेरे मार्क्स ही उड़ा देता है। पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है। यारा, स्टूडेंट्स की फोर्थ प्रॉब्लम होती है भैया टाइम की कमी पड़ जाती है। हम कितना ही तेज लिखें लेकिन लास्ट में 1-2 क्वेश्चन तो छूट ही जाते हैं, जिसकी वजह से 10-15 मार्क्स तो ऐसे ही उड़ जाते फ्री में। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, सारे ही प्रॉब्लम को सही से समझने के बाद चलो स्टार्ट करते हैं हैक नंबर 1 से, जो कि है आंसर राइटिंग पैटर्न। अब यार यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है इंट्रो, मेन वैल्यू प्लस कंक्लूजन। यार सबसे पहले तुम ये समझो किसी भी आंसर के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला इंट्रो, जहाँ पर तुम आंसर का इंट्रोडक्शन देते हो। सेकंड पार्ट होता है मेन वैल्यू, जहाँ पर तुम आंसर का मेन कॉन्सेप्ट लिखते हो। और थर्ड होता है कंक्लूजन, यानी कि तुम आंसर को एंड कर रहे होते हो। और यार इस बात का ध्यान रखो, जितना इम्पोर्टेंट इंट्रो होता है उतना ही इम्पोर्टेंट मेन वैल्यू होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट कंक्लूजन होता है। अब यार सोच के देखो, तुम 10 रुपए का पानी पूरी खा रहे हो, जिसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पानी पूरी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन 5वीं यानी लास्ट वाली पानी पूरी एकदम घटिया है। तब क्या पानी पूरी खाने का पूरा मजा खराब नहीं हो जाएगा? बिल्कुल वैसे ही अगर आपने इंट्रो अच्छा किया, मेन वैल्यू अच्छा किया, लेकिन आपने कंक्लूजन सही से नहीं किया तो आंसर भी खराब हो जाता है, आंसर का मजा भी किरकिरा हो जाता है। अब चलो देखते हैं कि यहाँ पर बबलू और डब्लू ने क्या किया था। यार बबलू ने इंट्रोडक्शन तो स्किप ही कर दिया, आंसर को बीच से स्टार्ट किया और एंडिंग पॉइंट का भी कोई अता पता नहीं है, जिसे देखकर एग्जामिनर यही सोच रहा होगा कि यार ये ट्रेन तो बिना इंजन की है, ना आगे इंजन है ना पीछे इंजन है, बस बीच के डिब्बे डिब्बे हैं और ये कहाँ तक जाएगी पता नहीं। लेकिन अगर टॉपर बबलू की बात की जाए तो उसने एक छोटा सा इंट्रो दिया, उसके बाद 3 से 4 क्लियर पॉइंट्स लिखे, उसके बाद बहुत ही बढ़िया नीट कंक्लूजन लिखा, जिसकी वजह से एग्जामिनर इम्प्रेस हो गया और उसने उसको इस आंसर के लिए फुल मार्क्स दे दिए। हमारा सेकंड पॉइंट है राइट इन सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चन 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, नहीं। सीक्वेंस का मतलब है आपको एक
एक सेक्शन खत्म करने के बाद ही दूसरे सेक्शन पर जंप करना है। अगर आप सेक्शन ए कर रहे हो तो पूरा सेक्शन ए करो, उसके बाद ही सेक्शन बी पर जंप करो। लेकिन भैया अगर हमें सेक्शन ए का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या करें? उस केस में आप स्पेस छोड़ दो। अगर लॉन्ग आंसर है तो ज्यादा स्पेस छोड़ दो, अगर शॉर्ट है तो थोड़ा स्पेस छोड़ दो। लेकिन सेक्शन ए के क्वेश्चन को बी के और सी को मिक्स मत करो, नहीं तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा और वो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं देगा। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई क्वेश्चन लिखते लिखते आपने गलत कर दिया तो पूरा कट नहीं करना, छोटा सा क्रॉस का निशान लगा दो। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, आपको 10 मार्क्स फ्री में कैसे मिल सकते हैं ये अभी बताऊं कि लास्ट में बताऊं? चलो लास्ट में ही बताता हूँ, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। हैक नंबर 2 है लेंथ एंड पॉइंटर्स, जिसमें पॉइंट नंबर 1 है डोंट राइट डायरेक्टली एनी आंसर। अब आपको ध्यान रखना है, कभी भी अपने आंसर को डायरेक्टली स्टार्ट मत करो। सबसे पहले अपने माइंड में या फिर रफ पेज में अपने आंसर को फ्रेम करो, उसके बाद ही राइटिंग स्टार्ट करो। अब आप कहोगे कि भैया हमें तो यहाँ पर कंफ्यूजन है, कब हम अपने माइंड में आंसर फ्रेम करें और कब हम रफ पेज में फ्रेम करें? यार देखो, अगर तुम्हारे पास शॉर्ट आंसर है तो तुम अपने आंसर को अपने माइंड में भी फ्रेम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास लॉन्ग आंसर है तो तुम डेफिनेटली रफ पेज में फ्रेम करो, पॉइंट की हेल्प से, फ्लो चार्ट की हेल्प से। लेकिन भैया उसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा यार, तुम 1 मिनट 2 मिनट लगा करके अपने आंसर को डबल टाइम बेटर कर सकते हो। तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही सही इन्वेस्टमेंट है, इसमें कंजूसी मत करो। पैनिक में नहीं, सोच समझ कर आंसर लिखा जाता है। हमारा सेकंड पॉइंट है डोंट राइट पैराग्राफ, राइट इन पॉइंटर्स। यार बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, आंसर को पैराग्राफ में लिखते हैं, लेकिन तुमको कभी भी अपने आंसर को पैराग्राफ में नहीं लिखना है, हमेशा पॉइंटर्स में लिखना है। इससे एग्जामिनर को भी इजी रहता है और तुम्हें भी इजी रहता है कि इस पॉइंट में मैंने ये कवर कर दिया, इस पॉइंट में ये कवर करूंगा, इस पॉइंट में वो कवर करूंगा, सारी चीजें बहुत ही क्लियर रहती हैं। लेकिन यहाँ पर आप सभी कंफ्यूज होते हो कि भैया पॉइंट और लाइंस में क्या कोई डिफरेंस है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पॉइंट्स सिंगल लाइंस नहीं होते, पॉइंट्स मिनी पैराग्राफ होते हैं। जैसे डोरेमोन का मिनी वर्जन मिनी डोरेमोन, वैसे ही पैराग्राफ का मिनी वर्जन मिनी पैराग्राफ यानी पॉइंटर्स। अब कोई पॉइंटर बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, वो तो टॉपिक पे डिपेंड करता है कि आप उस पॉइंट के अंदर कितना इन्फॉर्मेशन डालने वाले हो। भैया वो सब तो हमें बढ़िया समझ में आ गया, लेकिन ये बताइए हमें कौन से क्वेश्चन के लिए कितना लिखना है? यार देखो, हमारा थर्ड पॉइंट वही है, राइट अकॉर्डिंग टू मार्क। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, छोटे से क्वेश्चन के लिए बहुत कुछ लिख देते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन के लिए उतना लिख नहीं पाते क्योंकि टाइम नहीं बचता। तो तुम्हें इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो तुम्हें सिर्फ 1 लाइन का आंसर देना है, और अगर MCQ है तो कोई टेंशन ही नहीं है, टिक कर दो, काम हो गया। यानी 1 मार्क इक्वल्स 1 लाइन। अब यार तुम मुझे ये बताओ कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो तुम कितने लाइंस में आंसर दोगे? 2 लाइंस में? बिल्कुल नहीं। तुमने 1 मार्क के लिए 1 लाइन लिखा, लेकिन 2 मार्क्स के लिए तुम्हें 2 लाइंस नहीं लिखनी, बल्कि तुम्हें 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स लिखने हैं, वहीं एक एग्जाम्पल भी ऐड करना है। अब बताना जरा, अगर तुम्हारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो क्या तुम 4 लाइंस में आंसर दोगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हें 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स में आंसर देने। 4 लाइंस 4 पॉइंट्स, बहुत ही अलग अलग बातें हैं। पॉइंट्स का मतलब होता है मिनी पैराग्राफ, मैंने आपको बताया भी था। लाइन का मतलब होता है सिर्फ सिंगल लाइनर। 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स के साथ एक एग्जाम्पल ऐड करोगे, वहीं एक डायग्राम भी ऐड करोगे। अगर तुम्हारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो तुम 5 पॉइंट्स में आंसर दोगे मिनिमम, एंड एक एग्जाम्पल ऐड करोगे, एक डायग्राम ऐड करोगे, वहीं एक फ्लो चार्ट भी ऐड करोगे। और जो जो तुम ऐड कर सकते हो वो करो, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स में ज्यादा लिखा जाता है। अब यार देखते हैं कि यहाँ पर बबलू और डब्लू ने क्या किया था। यार जब डब्लू के पास 5 मार्कर क्वेश्चन आया तो उसने एक लंबा सा पैराग्राफ लिख दिया, जिसे देखकर एग्जामिनर कंफ्यूज हो गया। एग्जामिनर बोला कि यार तू ऐसे लिखने आया है, निबंध लिखने आया है, या फिर तू आंसर देने आया है? मतलब एग्जामिनर भी शॉक हो गया कि यार ये क्या है, यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसने लिखा क्या है, बोलना क्या चाहता है ये बंदा। वहीं टॉपर बबलू ने प्रॉपर 5 पॉइंट्स में आंसर दिया, एक डायग्राम भी ऐड किया, एग्जाम्पल भी ऐड किया, फ्लो चार्ट भी ऐड किया, जिसकी वजह से एग्जामिनर इम्प्रेस हो गया और उसने टॉपर बबलू को फुल मार्क्स दे दिए। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, यार रियलिटी बताऊं, पैराग्राफ लिखने वाले स्टूडेंट्स की कॉपी एग्जामिनर को लगती है न्यूज़पेपर, और वो सोचता है बेटा मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, बस टीचर हूँ। इसलिए मेरे दोस्त कभी भी पैराग्राफ में आंसर मत दो, नहीं तो जैसे तुम न्यूज़पेपर को इग्नोर करते हो वैसे ही एग्जामिनर भी तुम्हारी आंसर शीट को इग्नोर कर देगा। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, अब बात करते हैं हैक नंबर 3, राइट
राइटिंग ट्रिक, जिसमें हमारा पॉइंट नंबर 1 है राइट बेस्ट, गुड एंड देन बैड। यानी तुम जब भी एग्जाम में आंसर राइटिंग करते हो तो अपने आंसर के सबसे पहले हिस्से में तुम्हें बेस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है जो तुम्हें बढ़िया से आती है। आंसर के मिडिल में तुम ओके ओके वाले पॉइंट्स लिख सकते हो, वहीं एंड में जो सबसे कम आते हैं वो लिख सकते हो। लेकिन भैया इससे क्या होगा? यार देखो, जब एग्जामिनर तुम्हारा आंसर देखने आएगा तो अगर ऊपर ही उसे बेस्ट चीज दिखी तो वहीं पर वो सेटिस्फाई हो जाएगा और तुम्हें फुल मार्क्स दे देगा। और ये सिर्फ आंसर की बात नहीं है, सेक्शंस की भी बात है। तुम्हें सेक्शन ए बी सी में सबसे पहले वही करना है जो बेस्ट आता है, उसके बाद ओके ओके वाला, उसके बाद जो सबसे कम आता है लास्ट में करना है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी देखेगा, स्टार्टिंग में ही सेक्शन ए को ही देख के समझ जाएगा कि यार ये बच्चा तो बहुत ही अच्छा है, तो बी और सी पे उतना ध्यान देगा ही नहीं। समझे? पॉइंट नंबर 2 है यूज प्रॉपर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तुम जब भी अपना आंसर लिखते हो तो हेडिंग्स का यूज करो, सब हेडिंग्स का यूज करो, लेकिन ये सब हेडिंग्स और हेडिंग्स तुम्हारी टेक्स्ट बुक से होनी चाहिए। जब एग्जामिनर देखेगा कि तुमने टेक्स्ट बुक की ही हेडिंग्स और सब हेडिंग यूज की है तो वहीं पर वो समझ जाएगा कि बच्चे को आता है और जो इन हेडिंग्स के अंदर लिखा हुआ है वो भी बढ़िया होगा, तो वहाँ पर तुम्हें फुल मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है फास्ट राइटिंग हैक। यार ये फास्ट राइटिंग हैक मेरे पर्सनली बहुत ही ज्यादा काम आया है। इसमें तुम्हें क्या करना होता है कि जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम है उसी दिन सुबह सुबह तुम्हें एक आंसर अपनी नोटबुक में लिखना होता है, उसी पेन से जिस पेन से तुम एग्जाम लिखने वाले हो। कोई भी आंसर उठा सकते हो लेकिन उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो और फुल पेज का हो, यानी कम से कम एक पेज का हो। ये बिल्कुल ट्रायल बॉल जैसा है। इससे होगा क्या कि तुम साइकोलॉजिकली तुम रेडी हो जाओगे, तुम्हारा पेन, तुम्हारा हाथ, तुम्हारा माइंड, और जब तुम एग्जाम देने जाओगे तुरंत अच्छी स्पीड के साथ अपने आंसर को लिख सकते हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पर बबलू और डब्लू ने क्या किया था। यार डब्लू ने सबसे पहले वो पार्ट उठा लिया जो उसे सही से नहीं आता था, बैड था उसका, और उसे टफ क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग गया, जिसकी वजह से वो उन क्वेश्चन को कर ही नहीं पाया जो क्वेश्चन उसे सही से आते थे। लेकिन वहीं टॉपर बबलू फास्ट राइटिंग हैक यूज करके आया था। वहीं उसने सबसे पहले अपने बेस्ट आंसर्स को उठाया, यानी कि सबसे इजी वाले क्वेश्चन उठाए और बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी स्पीड पाली, क्योंकि पहले से ही वो रेडी था। और जब बैट्समैन पिच पर सेट हो जाता है तो उसके लिए 6 मारना बहुत ही आसान हो जाता है, और वही काम टॉपर बबलू कर रहा था। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि डब्लू 2-3 क्वेश्चन छोड़ कर आया, वहीं टॉपर बबलू क्वेश्चन पेपर को टाइम से पहले फिनिश कर दिया। यार तुम्हें पता है डब्लू के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने मेरा फास्ट राइटिंग हैक यूज नहीं किया। उसका पेन बोल रहा हो कि यार डब्लू मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम देख लो तुमसे जो पा रहा है वो करो, है कि नहीं मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन। अब बात करते हैं हैक नंबर 4 हाईलाइट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रेस, यानी हमें कुछ भी करके एग्जामिनर को इम्प्रेस करना होगा। यार अब तुम ही जवाब दो कि अगर तुम्हारे पास एक 4 घंटे का मैच होगा और तुम्हारे पास एक 15 मिनट की हाईलाइट्स होगी तो तुम क्या प्रेफर करोगे? 4 घंटे का मैच या फिर 50 मिनट्स का हाईलाइट्स? ऑब्वियसली 15 मिनट्स का हाईलाइट्स, क्योंकि उसको देखना इजी है और उसमें मजा भी आएगा। बिल्कुल वैसा ही एग्जामिनर के साथ भी होता है। जब उसके सामने एक प्लेन सी कॉपी आ जाती है तो वो एक लॉन्ग मैच की तरह होता है और एग्जामिनर के पास 4 घंटे होते नहीं है। वहीं ऐसा बच्चा जिसने अपनी कॉपी को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करके रखा है तो 15 मिनट्स में ही वो उस कॉपी को देख लेता है और फुल मार्क्स दे देता है बड़े आराम से। इसलिए अपनी आंसर शीट को हाईलाइट करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा सेकंड पॉइंट है अंडरलाइन इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। यार जब भी हम आंसर लिखें तो इम्पोर्टेंट पार्ट को जरूर से अंडरलाइन कर दें। और हाँ याद रखो, तुम कोई भी क्वेश्चन लिखते हो, कोई भी आंसर लिखते हो तो स्टार्टिंग में टेक्स्ट बुक का ही लैंग्वेज यूज करो ताकि एग्जामिनर थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाए। यार हमारा थर्ड पॉइंट बताता है कि हमें क्या क्या हाईलाइट करना है। यार देखो, अगर तुम्हारे पास केमिस्ट्री है तो रिएक्शन लिखो और उसकी स्टेट भी लिखो। अगर कोई फार्मूला है तो फार्मूला लिखो। अगर डायग्राम है तो सही से डायग्राम बनाओ, उसकी लेबलिंग सही से करो, फ्लो चार्ट बनाओ, और तुम जो जो कर सकते हो वो करो, जिसकी वजह से आपका आंसर बहुत ही अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा। यार फोर्थ पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जामिनर्स माइंडसेट। अब यार एग्जामिनर के पास हजारों कॉपीज होती हैं और वो कोई स्माइल करते हुए इन थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज को चेक नहीं कर रहा होता है, वो मुंह बनाकर चेक कर रहा होता है। अब यार मैं तुम्हारा ही एग्जाम्पल अगर लूं तो अगर मैं यार तुमको पकड़ा दूं 1000 कॉपीज की चेक करो बैठ करके, क्या तुम खुशी खुशी चेक करोगे या फिर मुंह बनाकर चेक करोगे? ऑब्वियसली मुंह बनाकर चेक करोगे। बिल्कुल वैसे ही एग्जामिनर भी मुंह बना करके ही तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा होता है। लेकिन अगर तुमने अपनी
अपनी कॉपी बिना हाईलाइट करे दे दी, गंदी सी, अजीब सी, तो उसका मुंह और बिगड़ जाएगा और तुम्हारे मार्क्स उड़ जाएंगे। लेकिन अगर तुमने अपने आंसर शीट को बहुत ही नीट और क्लीन रखा तो एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाएगा और तुम्हें मार्क्स दे देगा। अब यारा बात करते कि यहाँ पर बबलू और डब्लू ने क्या किया था। यारा अगर डब्लू की बात की जाए तो डब्लू स्टार्टिंग में हाईलाइट करना भूल गया था, जिसकी वजह से स्टार्टिंग के उसके आंसर बहुत ही ज्यादा प्लेन थे, जिसकी वजह से एग्जामिनर को लग रहा था कि ये तो व्हाट्सएप का लॉन्ग फॉरवर्डेड टेक्स्ट मैसेज है। वहीं आखिरी में डब्लू को याद आया यार हाईलाइट कर देता हूँ, तो उसने लॉन्ग आंसर्स में सब कुछ ही हाईलाइट कर दिया। सिर्फ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स ही नहीं बल्कि सब कुछ ही हाईलाइट कर दिया, जिसको देख करके एग्जामिनर भी कह रहा होगा कि डब्लू बेटा माना कि अंडरलाइन करना जरूरी था, लेकिन इतना ज्यादा हाईलाइट कौन करता है बेटा। इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि तू हाईलाइटर खरीद करके पैसा वसूल करने आया है। मतलब यार ऐसा भी बच्चे करते हैं, आप सोच लो। लेकिन वही टॉपर बबलू बहुत ही नीट और क्लीन तरीके से अंडरलाइन करता है कीवर्ड्स को, इम्पोर्टेंट लाइंस को, इम्पोर्टेंट थिंग्स को, डायग्राम को बहुत ही सही से लेबल करता है, फ्लो चार्ट, एग्जाम्पल सब कुछ क्लीन एंड क्लियर, जिसकी वजह से डब्लू को फुल मार्क्स मिलते हैं। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, अब बात करते हैं हैक नंबर 5, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। अगर सबसे पहले मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में गिवन लिखो, उसके बाद टू प्रूव लिखो, फॉर्मूला लिखो, सब्स्टिट्यूशन लिखो, उसके बाद सॉल्व करो। हर एक स्टेप बहुत ही क्लियर हो और फाइनल आंसर बॉक्स में हो। अगर साइंस की बात की जाए तो डेफिनेशन लिखो, एक्सप्लेनेशन दो, एग्जाम्पल दो और डायग्राम बनाओ। अगर चाहिए तो डायग्राम बनाओ तो बहुत ही नीट और क्लीन बनाओ। और फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल का यूनिट स्किप मत करना। सोशल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं और आंसर तो पॉइंट्स में ही रहेगा। फ्लो चार्ट, टाइम लाइन्स, मैप, जो कुछ हो पाए वो लगा दो। हिंदी इंग्लिश की बात की जाए तो लिटरेचर आंसर में वही लिखो जो पूछा गया है। तुम्हें दोबारा से स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है। स्मॉल लाइन्स को, स्मॉल फ्रेजेस को टेक्स्ट बुक से कोट कर सकते हो ताकि आंसर बहुत ही प्रोफेशनल लगे। और राइटिंग सेक्शन में प्रॉपर फॉर्मेट का ध्यान रखो, लेटर हो, नोटिस हो, रिपोर्ट हो, सब कुछ क्लीन एंड क्लियर। अब अगर बात की जाए डब्लू और बबलू ने यहाँ पर क्या किया था तो मैथ्स में डब्लू ने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया बिना फॉर्मूला लिखे, वहीं बबलू ने पूरा स्टेप लिखा, फॉर्मूला से लेकर सब कुछ, टू प्रूफ से लेकर गिवन तक। अगर साइंस की बात की जाए तो डब्लू यूनिट लिखना भूल गया, वहीं बबलू ने बहुत ही सही से आंसर भी दिया, नीट डायग्राम भी बनाया, यूनिट भी लिखा और कुछ भी नहीं भूला। सोशल साइंस में डब्लू ने बोरिंग ऐसे स्टाइल में लिखा, वहीं टॉपर बबलू पॉइंट्स में और सारी ही बातों का ध्यान रखते हुए आंसर लिखा। हिंदी इंग्लिश में डब्लू ने दोबारा से चैप्टर की स्टोरी बताया, मानो कोई ऑडियो बुक चल रहा हो, लेकिन टॉपर बबलू ने शॉर्ट टू दी पॉइंट एक दो लाइन टेक्स्ट बुक से भी कोट किया और बहुत ही सॉलिड आंसर्स लिखे। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स। सबसे पहला मिस्टेक है ओवर राइटिंग और स्क्रैचिंग टू मच। यार तुम्हें कभी भी बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखने से तुम्हारे मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं आएंगे बल्कि तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। सेकंड है राइटिंग इररिलेवेंट इन्फो, यानी पूछा कुछ और गया होता है, आप आंसर कुछ और दे रहे होते हो, जिसकी वजह से मार्क्स नहीं मिल पाते। थर्ड पॉइंट है नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन बिकॉज इट लुक्स लाइक टफ, या फिर आता नहीं है। अगर तुम्हें नहीं भी आता तो भगवान भरोसे कुछ तो लिखो। मार्क्स भी सोच रहा होगा यार कुछ लिखो तो सही, तभी तो आऊं। तुम कुछ लिखोगे ही नहीं तो मैं कैसे आऊंगा, कोई बहाने से आऊंगा ना, कुछ तो जरूर लिखो। फोर्थ है कि नॉट लिविंग स्पेस बिटवीन आंसर्स, जब भी एक आंसर खत्म हो जाए तो जरूर से एक लाइन खींचो, इससे एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि यार अब आंसर खत्म हो चुका है और नीट भी लगता है, क्लीन भी लगता है। फिफ्थ पॉइंट है नॉट बिलीविंग इन योरसेल्फ। अगर तुमने मेहनत की है एग्जाम के लिए तो तुम पूरा एग्जाम बढ़िया से करके आ सकते हो, बिलीव रखो। अगर तुम्हारे फुल मार्क्स कभी नहीं है फिर भी तुम अपने नेक्स्ट एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकते हो, बस विश्वास रखो और कभी हार मत मानो। यार अब बात करते हैं एग्जाम हॉल हैक्स। फर्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। यार तुम्हें हर एक क्वेश्चन के ऊपर लिमिटेड टाइम देना होगा, हर एक सेक्शन के ऊपर एक लिमिटेड टाइम, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर मैं कितना टाइम देने वाला हूँ। सेकंड है कीप 10 मिनट्स फॉर रीचेकिंग टू इंक्रीज 10 मार्क्स, और ये मेरा पर्सनली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जब मैंने अपना क्वेश्चन पेपर 10 मिनट पहले खत्म किया है और मैं आंसर शीट को रीचेक करने गया हूँ तो रीचेक करने में मेरे बहुत सारे मिस्टेक्स मुझे मिले और मैंने उन मिस्टेक्स को हटा करके बहुत सारे मार्क्स, एटलीस्ट 10 मार्क्स तो बढ़ाए ही बढ़ाए हैं। इसलिए अगर आप 10 मिनट्स पहले क्वेश्चन पेपर फिनिश करते हो तो रीचेक जरूर करो। रीचेक करोगे 10 मिनट में 10 मार्क्स आराम से बढ़ा सकते हो। और नेक्स्ट है अपनी कॉपी को बहुत ही नीट और
क्लीन रखो और ट्राई करो हैंड राइटिंग काफी अच्छा बनाओ। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, लास्ट में मैं बस यही कहूंगा कि एग्जाम में टॉपर वही बनता है जो अपने आंसर को प्रेजेंट करना जानता है। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखो, कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशन इक्वल्स फुल मार्क्स। यानी आपके पास कंटेंट है, प्रेजेंटेशन करने का स्टाइल है, तो फुल मार्क्स पके हैं। अगर ये वीडियो 1% भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने एक दोस्त तक जरूर शेयर करो। टॉपर बबलू के आंसर शीट्स को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम्हारा भी पढ़ाई में मन नहीं लगता तो पढ़ाई में अनस्टॉपेबल बनने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो को देख सकते हो। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। बाय बाय बाय।